बरखा की शादी अजीत से हुई थी और वो तुरंत ही गर्भवती हो गई थी। शादी के ठीक 9 महीने बाद बरखा माँ बन गई थी। इस बात को लेकर बरखा की सास उर्मिला जी ने बहुत बवाल मचाया था और यहाँ तक बोल दिया था कि बरखा शादी के पहले से गर्भवती थी। इस तरह से शादी होते ही ठीक 9 महीने बाद कैसे बच्चा हो गया? इस पर बरखा के पापा काफी भड़क गए थे और उन्होंने बोला था, दिमाग ठीक है आपका? हम अच्छे घर के लोग हैं और हमारे घर की बेटियों के बारे में आपको ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या ठीक 9 महीने बाद बरखा को बच्चा होता? क्या वो इतनी बेवकूफ होती कि उसने शादी के ठीक पहले ऐसा कोई कांड किया होगा? काफी हंगामा हुआ था उस वक्त बरखा के मायके और ससुराल के बीच, जिसकी वजह से बरखा के मन में अपने ससुराल वालों के प्रति एक गांठ बन गई थी और बरखा ने अजीत से साफ बोल दिया था, तुम्हें तो सारी सच्चाई पता है ना, और तुम्हारी माँ इतनी घटिया हरकतें कर रही है, इतनी घटिया बात बोल रही है और तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है। अजीत ने भी बोल दिया, माँ गलत क्या बोल रही हैं? जिस तरह से ठीक 9 महीने बाद तुम्हें बच्चा हुआ है, शक तो कोई भी करेगा। बच्चों के माथे पर उसके पिता का नाम थोड़ी ना लिखा होता है। तो बरखा ने भी गुस्से में बोल दिया था, हाँ तो तुम्हारे माथे पर भी तुम्हारे पिता का नाम नहीं लिखा हुआ है। जिस पर अजीत ने उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की थी, लेकिन बरखा ने उसका हाथ पकड़कर उसे दूर झटक दिया था और बोल दिया था, गलती से भी ऐसा मत करना, वरना मैं क्या करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उर्मिला जी बहुत ही बदतमीज किस्म की महिला थी और इस बात के लिए लगातार उसे ताना मारती ही रहती थी, जिसे बरखा नजरअंदाज कर देती थी क्योंकि उसे पता था ये लोग नीच और घटिया हैं। लेकिन उसे अपने बच्चे का पूरा हक दिलवाना था और अगर उन लोगों के कहे पर वो कोई कदम उठा लेती तो वो सही साबित हो जाते और बरखा गलत, जो कि किसी भी तरह से बरखा को मान्य नहीं था। आज बरखा की शादी के 5 साल बाद भी उर्मिला जी उसके बच्चे को कुछ ना कुछ बोलती ही रहती थी, जिसका बरखा माकूल जवाब देती थी। पर अब उसके मन में अपने ससुराल वालों के प्रति कोई इज्जत नहीं थी। बस उसे हर हाल में ये रिश्ता निभाना था, अपने बच्चे की खातिर, उस बच्चे की खातिर जिस बच्चे को उसकी दादी, उसके पिता और बाकी ससुराल वाले गंदी नजर से देखते थे। बरखा के दिल से उन लोगों के लिए बहुत बद्दुआएं निकलती थीं और उसे पता था आज नहीं तो कल उसकी बद्दुआ लगेगी जरूर, क्योंकि बिना किसी बात के उसे और उसकी औलाद को बहुत जलील किया गया था। वो तो बरखा के पिताजी बहुत सामाजिक, पैसे और रुतबे वाले आदमी थे और उनकी अच्छी खासी पहुंच थी। इसलिए उर्मिला जी और अजीत शांत हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्होंने ये सब कुछ बवाल मचाया तो उनकी खैर नहीं है। और कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात भी थी कि अगला तो सही ही है, गलत तो खुद हम लोग हैं। लेकिन फिर भी जो बदतमीज होता है वो अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है और उन्हें भी बहुत अच्छे से पता था कि वो दोनों फालतू का बवाल मचा रहे हैं सिर्फ बरखा और उसके घर वालों को बेइज्जत करने के लिए, क्योंकि अपनी हरकतों से तो हर कोई वाकिफ होता ही है। बरखा की एक कुंवारी नंद थी, दीप्ति। वैसे तो दीप्ति बरखा को कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन हाँ उसका साथ भी नहीं देती थी अपनी माँ और भाई के खिलाफ जाकर। उसके हिसाब से उसके माँ और भाई गलत नहीं हो सकते थे, इसलिए बरखा को बहुत गुस्सा आता था कि कैसे घटिया लोगों के बीच में वो आ गई है। लेकिन वो उन्हें हैंडल करना जानती थी और पिछले 5 सालों से अच्छे से हैंडल कर भी रही थी। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ? परिवार का सुख तो उसे आज तक नहीं मिला था। उसे सबसे नफरत थी, लेकिन वो अपने और अपने बच्चे के हक के लिए वहां पर पूरे अधिकार के साथ रहती थी। दिन इसी तरह से बीत रहे थे और बरखा की नंद दीप्ति की अब अगले महीने शादी थी। लेकिन इसी बीच लॉकडाउन आ गया और शादी कैंसिल कर दी गई। सबकी शादियों की डेट आगे बढ़ गई, क्योंकि लॉकडाउन कब खुलेगा किसी को कुछ पता नहीं था। ये लॉकडाउन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी आंधी थी, लेकिन ये लॉकडाउन दीप्ति के लिए उससे भी बहुत बड़ा तूफान था। शायद अब उर्मिला जी और अजीत को समझ में आने वाला था कि किसी की बेटी पर इल्जाम लगाने से क्या होता है, क्योंकि ईश्वर ने सबका न्याय कर रखा था। बरखा के ऊपर तो उन्होंने गलत इल्जाम लगाया था, पर आज दीप्ति ने उनका सिर शर्म से झुका दिया था। अचानक एक दिन उर्मिला जी को पता चला कि दीप्ति माँ बनने वाली है। उर्मिला जी और अजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई और घर में बहुत बड़ा बवाल मच गया।
दीप्ति रो रही थी और बोल रही थी, मैं क्या करूं, हमारी सगाई हो चुकी थी और बस शादी होने ही वाली थी कि लॉकडाउन आ गया। इस बीच ये सब कुछ हो गया था। हमने नहीं सोचा था कि हमारी शादी में लेट हो जाएगा और ना ही हमें ये लगा था कि मैं इस तरह से गर्भवती हो जाऊंगी। इसमें मेरी अकेले की कोई गलती नहीं है। उर्मिला जी दीप्ति को अच्छे से सुना रही थी और बोल रही थी, गलती लड़की की ही होती है। तुम ये सब करने के लिए राजी क्यों हुई, जबकि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। तुमने हमारी नाक कटवा कर रख दी। दीप्ति ने फोन पर अपने मंगेतर रुपेश से बात की और उसे सारी बात बताई। इस पर रुपेश भड़क गया और बोला, क्या बकवास कर रही हो, किसी और का पाप मेरे माथे मरना चाहती हो। वैसे तो लॉकडाउन के बाद हमारी शादी हो जाती, लेकिन अब तुम शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो, तो मैं कैसे मान लूं कि ये बच्चा मेरा है। सुनकर दीप्ति वहीं जड़ हो गई और बोली, रुपेश ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे अलावा ये किसका बच्चा होगा। रुपेश ने बोला, वो तुम जानो कि मेरे अलावा तुमने किसके किसके साथ संबंध बनाए। अब तुम्हारी जैसी चरित्रहीन लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। कहकर रुपेश ने फोन रख दिया। दीप्ति वहीं बेहोश होकर गिर चुकी थी और उर्मिला जी उसके ऊपर पानी के छींटे डाल रही थी ताकि उसे होश आ जाए। अजीत चुपचाप किनारे खड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। और बरखा, आज उसके दिल को एक सुकून भी मिल रहा था और कहीं ना कहीं एक दर्द भी था। थोड़ी देर में दीप्ति होश में आ चुकी थी और रो रही थी। दीप्ति बोल रही थी, आप लोगों ने भाभी के साथ बहुत गलत किया और देखो आज आपकी बेटी के साथ क्या हो गया। भाभी ने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी आप दोनों ने उनके ऊपर घटिया इल्जाम लगाए और मैंने आप लोगों के खिलाफ जाकर भाभी का इसमें कभी साथ नहीं दिया। शायद मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि आप लोग सही हो, लेकिन सच तो ये है कि भाभी हमेशा से सही थी और हैं। लेकिन मैं तो गलत हूं ना माँ। भले ही रुपेश मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहा है, लेकिन गलती तो मुझसे हुई है ना। आपने बिना किसी गुनाह के दूसरे की बेटी को जो दर्द दिया, आज वही दर्द आपकी बेटी को मिल गया। बस फर्क इतना है कि भाभी बेकसूर थी और मैं कसूरवार। कहकर दीप्ति जोर जोर से रोने लगी। अजीत और उर्मिला जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अजीत और उर्मिला जी रुपेश के घर पहुंच चुके थे और उससे दीप्ति से शादी करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन रुपेश की माँ ने साफ मना कर दिया और बोला, तुम्हारी चरित्रहीन बहन को हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। अजीत ने बहुत तेज आवाज में कहा, चरित्रहीन मेरी बहन नहीं, आपका बेटा है, जिसने मेरी बहन को बहलाकर उसके साथ संबंध बनाया और अब जब उसका बच्चा मेरी बहन के गर्भ में है तो वो उसे अपनाने से इनकार कर रहा है। इस पर रुपेश की माँ ने बोला, किसी बच्चे के माथे पर यह नहीं लिखा होता कि उसका पिता कौन है। ये सुनकर अजीत और उर्मिला जी अंदर तक हिल गए। उन्हें अपने एक एक कर्म याद आने लगे। अजीत ने साफ बोल दिया, चाहे कुछ हो जाए, आप लोगों को दीप्ति को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रुपेश का ही बच्चा है। हम आप लोगों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। कहकर अजीत और उर्मिला जी वहां से निकल गए, लेकिन उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। बहुत हताश महसूस कर रहे थे। वो दोनों आज अपने एक एक नीच और घटिया हरकत याद कर रहे थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ईश्वर इस तरह से उन्हें उनके कर्मों की सजा देगा। आज अजीत और उर्मिला जी पूरी तरह से टूट चुके थे। घर पहुंचकर अजीत जोर जोर से रोने लगा और बरखा से माफी मांगने लगा। उर्मिला जी भी बरखा से माफी मांगने लगी और बोली, बेटा हमने तेरा बहुत दिल दुखाया है। हमें पता था कि ये अजीत का ही बच्चा है, फिर भी शादी के 9 महीने बाद तुरंत तुझे बच्चा हो गया था, तो हमने पता नहीं तुझे क्या क्या बोलकर तेरा दिल दुखाया। तो तेरी हाय तो हमें लगनी ही थी। तूने तो कोई गलती भी नहीं की थी, फिर भी तुझे अपमानित किया। मेरी बेटी ने तो फिर भी गलती की है, पता नहीं उसके नसीब में क्या लिखा है। बहुत घबराहट हो रही है मुझे। बरखा को अजीत और उर्मिला जी से कोई हमदर्दी नहीं थी। आज उनके माफी मांगने से भी बरखा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आज जब वो खुद दर्द में थे तो उन्हें बरखा का दुख दिख रहा था। पिछले 5 सालों से बरखा को खून के आंसू रुला रहे थे, तब उन्हें बरखा का दर्द नहीं दिखा था। हाँ, पर बरखा ये नहीं चाहती थी कि दीप्ति के साथ कुछ बुरा हो। गलती दोनों की थी और सजा सिर्फ दीप्ति क्यों भुगतती। बरखा ने बोला,
मैं रुपेश के घर अपने पापा के साथ जाकर बात करती हूँ, देखती हूँ वो शादी के लिए कैसे तैयार नहीं होगा। बरखा ने अपने पापा को फोन किया और बोला, हमें अभी रुपेश के घर चलना होगा। बरखा अपने पापा के साथ रुपेश के घर जा पहुंची थी। साथ में उर्मिला जी और अजीत भी थे, क्योंकि बरखा के पापा एक दबंग इंसान थे और समाज में उनका काफी रुतबा था। तो बरखा को पता था कि उसके पापा रुपेश के ऊपर अच्छा दबाव बना सकते हैं। बरखा ने रुपेश के घर पहुंचकर रुपेश से बोला, रुपेश, तुम ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? दीप्ति के गर्भ में तुम्हारा बच्चा है और तुम शादी के लिए मना कर रहे हो। इस पर रुपेश बोला, क्या बकवास कर रही हो आप भाभी? यहाँ आपके साथ शादी के बाद आपका बच्चा होने पर आपकी सास और पति आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे और मैं शादी के पहले दीप्ति पर विश्वास कर लूं? सुनकर बरखा हैरान हो गई। तो रुपेश की माँ ने बोला, ये सारी बातें छुपी नहीं रहती, हमें सब पता है। तुम्हारी सास और तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर क्या इल्जाम लगाते हैं? जब वो शादीशुदा बहू के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, फिर दीप्ति तो अभी हमारे घर की बहू भी नहीं बनी, हम कैसे उसके ऊपर भरोसा करने? ये सब कुछ सुनकर उर्मिला जी और अजीत का सिर एक बार और शर्म से झुक गया, क्योंकि ये उनके मुंह पर एक करारा तमाचा था और दीप्ति की होने वाली सास और रुपेश ने उन्हें अच्छा आईना दिखा दिया था। रुपेश और उसकी माँ के मुंह से ये सब कुछ सुनकर बरखा के पापा ने बोला, कोई बात नहीं, मेरी बेटी के साथ भी मैंने कुछ गलत नहीं होने दिया था, क्योंकि मेरी बेटी गंगा की तरह पवित्र थी और मैं दीप्ति के साथ भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ दीप्ति ने गलती तो की है, लेकिन उस गलती में रुपेश बराबर का भागीदार है, तो सजा अकेले दीप्ति क्यों भुगतेगी? रुपेश गुस्से में बोला, आप क्या कर लेंगे? इस पर बरखा के पापा ने बोला, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरी बेटी बरखा करेगी, क्योंकि दीप्ति उसकी ननद है। हाँ, मैं बरखा का हर कदम पर साथ जरूर दूंगा। आगे बरखा ने बोला, सुनो, ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले एक पुलिस कंप्लेंट करवाऊंगी कि दहेज के लिए तुम शादी तोड़ रहे हो, जिससे तुम्हारी सरकारी नौकरी से तुम सस्पेंड कर दिए जाओगे। फिर एक और कंप्लेंट करवाऊंगी कि तुमने दीप्ति के साथ जबरदस्ती की और अब जब वो गर्भवती है तो उससे शादी करने से मना कर रहे हो। और दीप्ति के गर्भ में किसका बच्चा है वो बहुत आसानी से साबित हो जाएगा, ये तो तुम भी जानते हो। डीएनए टेस्ट का नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना? ज्यादा कुछ नहीं करना होगा मुझे, बस एक अच्छा वकील हायर करना पड़ेगा, जो कि मेरे पापा के लिए चुटकियों का काम है। इसके आगे बरखा के पापा ने बोला, उसके बाद तुम जिस सरकारी नौकरी से सस्पेंड हुए होगे वहां से तुम्हारी परमानेंट छुट्टी करवाई जाएगी। उसके बाद हमारे समाज से तुम्हारे पूरे खानदान को बहिष्कृत करवाया जाएगा और समाज के किसी भी समारोह, शादी, विवाह, उत्सव में तुम लोगों के आने पर भी पाबंदी लग जाएगी और समाज के सारे लोग तुम लोगों से सारे संबंध तोड़ देंगे। और हाँ, उसके बाद मैं तुम्हारा इस शहर में रहना भी मुश्किल कर दूंगा, क्योंकि अभी तुम मुझे अच्छे से जानते नहीं हो कि मैं क्या चीज हूँ। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। और रही बात दीप्ति की, तो उसकी जिंदगी तो मैं बचा ही दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। लेकिन तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बसने दूंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि जैसे बरखा मेरी बेटी है, दीप्ति को भी मैं अपनी ही बेटी मानता हूँ। और मैं क्या हूँ एक बार अच्छे से पता कर लेना और अच्छे से सोच समझकर दीप्ति से शादी के बारे में फैसला करना, क्योंकि तुम्हारा भविष्य अब इसी फैसले पर निर्भर करता है। और मैं गारंटी लेता हूँ, अगर तुम्हारा फैसला दीप्ति के खिलाफ हुआ तो उस दिन से तुम अपनी जिंदगी के बुरे दिन की शुरुआत देखोगे, वादा है मेरा। ये कहकर बरखा, अजीत, उर्मिला जी और बरखा के पापा वहां से निकल गए। रूपेश और उसकी माँ बरखा के पापा की बातें सुनकर काफी डर गए, लेकिन बरखा बहुत खुश थी और पापा से बोल रही थी, पापा, काश सबके पापा आपके जैसे होते। बरखा और उसके पापा अब बरखा के घर आ चुके थे और उन्होंने अजीत और उर्मिला जी से बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं है, रुपेश की तरफ से खुद फोन आएगा शादी के लिए, आप लोग बेफिक्र रहिए, और अगर नहीं भी आता है तो भी सब कुछ मैं देख लूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। अजीत और उर्मिला जी बरखा के पापा के हाथ जोड़ रहे थे और उनसे माफी मांग रहे थे, जिस पर उन्होंने कहा, आप लोगों ने जो गलती की है उसके लिए तो मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता।
मैं चाहता तो अपनी बेटी को अजीत से अलग करवा देता, लेकिन ये उसकी अपने आत्मसम्मान की जिद थी कि एक गलत इल्जाम की वजह से मैं उससे कभी अलग नहीं होंगी, वरना एक तरह से उनकी जीत होगी। लेकिन हाँ, मैंने बरखा को इतना मजबूत बनाया है कि वो आप लोगों के बीच में पूरे हक के साथ रहती है और अपने सम्मान की रक्षा करती है। उम्मीद है दीप्ति भी अपने ससुराल में ऐसे ही रहेगी। जल्दी ही उसके ससुराल से आपके पास फोन आएगा, कहकर बरखा के पापा वहां से जा चुके थे। अजीत और उर्मिला जी अभी भी टेंशन में थे, लेकिन बरखा को पूरा यकीन था कि दीप्ति के ससुराल से फोन आएगा ही आएगा। 2 दिन तक रुपेश के घर से कोई फोन नहीं आया। अब उर्मिला जी और अजीत की हालत खराब हो रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, तो उन्होंने बरखा के पापा से बात की। बरखा के पापा ने कहा, आप बेफिक्र रहिए, दीप्ति की शादी जिस दिन तय हुई थी उसी दिन होगी और रुपेश से ही होगी। थोड़ी देर के बाद रुपेश के पास पुलिस थाने से फोन आया कि तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेंट आई है कि तुमने एक लड़की के साथ जबरदस्ती की है और अब दहेज के लिए शादी भी तोड़ रहे हो, साथ ही वो लड़की गर्भवती भी है। सुनकर रुपेश अंदर तक हिल गया। पुलिस वाले ने बोला, या तो समझौता कर लो या तो आगे की कार्यवाही के लिए तैयार हो जाओ। अगर समझौता करना है तो आपस में बातचीत कर लो, वरना पुलिस तुम्हारे घर आधे घंटे में पहुंच रही है। इस फोन के तुरंत बाद दीप्ति के घर रुपेश की माँ का फोन आ चुका था और वो बोल रही थी, हम लोग निश्चित दिन पर रुपेश और दीप्ति की साधारण तरीके से शादी कर देंगे, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन है, किसी को बुलाना तो है नहीं। और निश्चित दिन पर रुपेश और दीप्ति की शादी हो गई। दीप्ति की विदाई होने वाली थी। विदाई के वक्त बरखा ने रुपेश से बोला, याद रखना दीप्ति किसकी नंद है। जब उसकी शादी तुमसे नहीं हुई थी और वो हमारे घर में थी, तब हमने उसके लिए इतना कुछ कर लिया। अब तो वो तुम्हारे घर में है, उसका बाल भी बांका हुआ तो तुम्हारा और तुम्हारी माँ का क्या हश्र होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए अपनी जान से ज्यादा दीप्ति की जान का ख्याल रखना तुम लोग, और पूरे सम्मान के साथ दीप्ति और उसके बच्चे को रखना। कोई भी गलती दीप्ति के साथ करने से पहले एक बार याद कर लेना कि उसकी भाभी बरखा है, और बरखा क्या चीज है अब तक तो तुम समझ ही गए होगे। दीप्ति बरखा के गले लगकर रो रही थी और बोल रही थी, भाभी मुझे माफ कर दो, मैं आज तक आपके लिए खड़ी नहीं हो पाई, लेकिन वक्त पड़ने पर आप मेरे लिए खड़ी हो गईं। बरखा ने बोला, मैं सिर्फ एक लड़की के लिए खड़ी हुई थी, लोग लड़कियों को समझते क्या हैं। कुदरत ने उन्हें माँ बनने का तोहफा दिया है तो वो उसके ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा देंगे। ऐसे घटिया सोच वाले पुरुषों को मैं अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ, कहकर बरखा उर्मिला जी और अजीत की तरफ देखने लगी। अजीत और उर्मिला जी अपनी नजरें झुकाए हुए खड़े थे। कुछ महीनों के बाद दीप्ति माँ बन चुकी थी और सारे समाज में ये बात फैली हुई थी कि दीप्ति शादी के पहले से गर्भवती थी और 9 महीने से पहले ही उसे बच्चा हो गया। जो बात बरखा के बारे में उर्मिला जी और अजीत ने समाज में फैलाई थी, आज वही बात उनकी बेटी के बारे में समाज में फैल चुकी थी, जो कि सच थी। और आज उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि ईश्वर की लाठी क्या होती है। उसमें कोई आवाज नहीं होती, पर जब पड़ती है तो लगती बहुत जोर की है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।